हेलो एवरीवन, एक बार और लॉ प्रेप जुडिशरी के चैनल पे आपका स्वागत है। और हमारे साथ आज हैं रैंक 31 होल्डर नवीन। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नवीन जी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू अनुपमा जी, थैंक यू। अच्छा, आप सबसे पहला ही सवाल, जैसे आपने कैसे डिसाइड किया कि लॉ में जाना है और लॉ के बाद फिर जुडिशरी, नॉट लिटिगेशन और नॉट कॉर्पोरेट और एनीथिंग, बट व्हाई जुडिशरी? अ, अनुपमा जी, मैं अभी जॉब में हूँ, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और जब मैंने एलएलबी स्टार्ट किया था तब मेरा सोचना सिर्फ इतना था कि एज ए इनकम टैक्स अथॉरिटी हमें जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के रूप में काम करना है, तो हमारे असेसमेंट ऑर्डर थोड़े बेटर हों और लॉ की अच्छी समझ हो। ड्यूरिंग एलएलबी मुझे ये समझ में आया कि जुडिशरी भी एक बेहतरीन करियर है, और मेरा माइंडसेट भी उस तरह का है कि लॉजिकल एनालिटिकल अप्रोच से काम करें। तो फिर मैंने साथ ही कोरोना वगैरह में पीरियड में मैंने आपदा में अवसर के रूप में देखा, ऑनलाइन तैयारी का विकल्प मिल गया, तो फिर मैंने उससे जुड़ गया। तो उसके साथ साथ पढ़ाई करते करते साथ में यू गॉट इट, तो आप जॉब भी कर रहे हैं उसके साथ साथ आराम से जुडिशरी भी, क्योंकि यूजुअली लोगों को काफी प्रॉब्लम होती है जॉब जॉब ही हैंडल करने में, इतना प्रॉब्लम होता है कि साथ में लॉ भी क्लियर करा उसके बाद जुडिशरी भी। और- जी, ये तो अब अपनी अपनी प्रायोरिटी है कि किसी को करना है तो करना ही है। फिर एक्सक्यूज जब आ जाएंगे तो फिर तो कोई सपना सपना ही नहीं रहता। एक्सक्यूज देने लग गए फिर काम ही खत्म है। फिर सपने को पहले छोड़ दो, एक्सक्यूज को पकड़ लो। हमने सपने को पकड़ लिया, एक्सक्यूज आने ही नहीं दिया। तो आप जुडिशरी में भी आप जब तैयारी कर रहे थे तो आप सोच रहे थे इतना बढ़िया टॉप रैंक जो है, रैंक 31 जितना आपने सोचा था, लग रहा था आपको एग्जाम के वक्त नहीं भी? नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं सोचा था। और अब तो खैर 2 दिन हो गए हैं, तो हम कुछ भी, मतलब उस खुमार उतर चुका है, तो कुछ भी गप उड़ा सकते हैं। बट सच यही है कि हम सिर्फ पीडीएफ में ये चाह रहे थे कि नाम आ जाए, 222 की लिस्ट में नाम आ जाए बस। नहीं नहीं, बिल्कुल 2 दिन तो आप मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा बिजी रहे होंगे, खूब सारे बधाइयाँ, मुबारकबाद, घर पे रिलेटिव्स। जी जी, बहुत बहुत लोगों ने प्यार दिया मेरे ऑफिस में, डिपार्टमेंट में, सीनियर्स ने, साथियों ने, गांव में मेरी मम्मी के ऑफिस में, बहुत सारे रिश्तेदारों ने, भाइयों ने, ससुराल पक्ष ने, मतलब असीमित प्यार। बहुत प्यार, बहुत फोन मैसेज। मतलब तो जिन लोगों जो तैयारी में मेरे साथ जुड़े हुए थे, तैयारी तो मुझे तो, जैसे मेरी तैयारी तो मैं अकेला नहीं कर रहा था, मेरी फैमिली भी हेम्पर कर रही थी उस चीज में। अपना पर्सनल टाइम, मेरी वाइफ है, मेरा बच्चा है, वो पर्सनल टाइम अपना खो रहे थे। मेरे ऑफिस के जो मेरे बॉस हैं, दोनों बॉस, एक आईटीओ मैडम है, एक ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं, तो ये दोनों भी मुझे सपोर्ट कर रहे थे। तो ये कुछ लोग ऐसे जो बिल्कुल मेरी कोर टीम में थे, तो मेरे को अपने, मैं इस बार टेंशन में ऐसा था कि पिछली, मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, लास्ट टाइम भी इंटरव्यू दिया था, 2 नंबर से रह गया था। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस बार भी नहीं होगा, तो मुझसे ज्यादा तो इन लोगों का दिल टूटेगा। तो अच्छा हो गया कि भगवान ने सुन ली इस बार, और रैंक तो बहुत अच्छी शूट हो गई, बहुत इंटरव्यू में अच्छे नंबर मिल गए, तो रैंक ऊपर चली गई। तो वो अच्छा है, मेरी किस्मत ने साथ दिया, सही समय पे सही चीज हो गई। तो आपके जॉब प्रोफाइल का आपको इसमें कोई फायदा पहुंचा, इंटरव्यू से रिलेटेड या राइटिंग से रिलेटेड? इंटरव्यू में पिछली बार तो मेरे से पिछले इंटरव्यू में तो जॉब से रिलेटेड या एचआर के क्वेश्चन पूछे गए थे, कि आप जॉब में हैं फिर क्यों कर रहे हैं, या इससे मैं एक्चुअली में, ये मेरा फोर्थ सिलेक्शन है। मैं 2008 में बीटेक करने के बाद 2009 में दिल्ली मेट्रो में लग गया था। उसके बाद सीजीएल 12 से सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर रहा मैं 2 साल, फिर 13 में दोबारा एग्जाम दिया। तो मैं 2015 में मैंने ज्वाइन किया था इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। तो या उसके बाद फिर इनकम टैक्स में रहते हुए फिर ये उसका भी पिछले इंटरव्यू में पूछा था। इस इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा। इस इंटरव्यू में मेरी एलएलएम कंप्लीट हुई थी 2023 में, क्राइम्स एंड टॉर्ट में। तो बस वो पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू किया था कि एलएलएम आपकी अभी कंप्लीट हुई है, फिर वो लॉ पे ही रहे, टॉर्ट पे ही रहे, कोई एचआर क्वेश्चन नहीं, कोई जीके नहीं, कुछ नहीं। तो इस बार के इंटरव्यू में कुछ नहीं पूछा गया, और नंबर भी अच्छे आ गए। तो हालांकि मुझे नहीं लग रहा था कि इतने अच्छे नंबर आ जाएंगे, बट जब भगवान मेहरबान होता है तब ऐसे ही होता है, बिल्कुल प्रत्यक्ष उदाहरण हूं मैं। पर इस हिसाब से लग रहा है कि आप रिग्रेसली कोई ना कोई एग्जाम देते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आगे अगला कोई ऐसा गोल और एम है कि भाई अब और भी कुछ और पढ़ना है, कोई और एग्जाम भी देना है? हम, मेरे जैसे पिछले बैच में भी जो सर 2-3 लोग साथ में इंटरव्यू दिए थे वो सेलेक्ट हुए, उससे पहले भी एक सर हमारे को गाइड कर रहे हैं 19 बैच के। लेकिन वो सर क्या, वो बहुत उच्च स्तरीय, उच्च मानकों वाले लोग हैं। वो मुझे कहते हैं कि जब तक तेरा सिलेक्शन नहीं होगा ना, इससे इतने आगे की बात हम बताएंगे नहीं। तो एडीजे वगैरह का एग्जाम जुडिशियल ऑफिसर कैसे देते हैं, कितने साल की सर्विस चाहिए, वो मुझे ठीक से पता नहीं। और अभी वर्किंग डेज हैं, तो मैं उनसे अब दिवाली वाले दिन ही बात करूंगा, तब पूछूंगा। तो अब तो एडीजे, ये जो भी अब जो भी होगा जुडिशरी में ही होगा।
ओके, तो आप इस लाइन में अब आगे डिटरमाइंड है, क्योंकि इतने सारे, अच्छा इतने सारे एग्ज़ाम जब आप कंटिन्यूअस देते हैं, जैसे जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं या बच्चे हैं जो तैयारी करते हैं, तो उनको बहुत मतलब एग्ज़ाम को लेके इतना फ़ियर रहता है, पहले तो तैयारी का माइंडसेट बनाना, फिर उसके बाद फ़ियर कि फेल हो गए तो, बिकॉज़ आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, तो उन कैंडिडेट्स के लिए आपके पास बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी। स्ट्रेटेजी केवल एक ही है कि आपको जहां होना वहां से आगे बढ़ना है, अगर बढ़ना है तो, और तो कोई तरीका है नहीं। एक बार जॉब में आ गए तो प्रमोशन अपनी गति से होंगे, सडन शूट अगर कहीं जाना है ना तो आपको दूसरा एग्जाम निकालना है। तो ये तो केवल मेरे पास वाला एग्जाम है, मैंने टोटल में एक दिन में ऐसे ही बैठ के लिस्ट बना रहा था तो 23 कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स निकाले हैं, दिए हैं मैंने। 10 में मेरा रिटर्न पास हुआ है, 5 में मेरा फाइनल सिलेक्शन हुआ है। एक्चुअली सीजीएल 2014 में भी हुआ था, वो फिर मेरी दोबारा रैंक थोड़ी डाउन हो गई थी, तो मुझे अच्छी स्टेट अच्छा नहीं मिल रहा था, साउथ इंडिया का दूर का स्टेट मिल रहा था, तो फिर मैं नहीं गया। तो हालांकि मैंने पहला, जब मैं अब देखता हूँ ना, मैंने 12th किया था 2003 में, तो उसके बाद जो टीसीएम वाले जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं सेना के, मैंने 2003 से, मैं सोचता हूँ 21 साल हो गए मेरे को एग्जाम देते हुए पहला एग्जाम 2003 में दिया था, अब 2024 में दिया है। तो अब तो और कोई विकल्प नहीं है ना हमारे पास में, हम क्या करें, हम ख्वाब है हमारा, हमको बढ़ना है आगे, नियम मीडियोकर जॉब नहीं करना है, हमको बढ़ना है आगे। तो बस फिर उसमें एक्सक्यूज क्या है? एक्सक्यूज दे लोगे तो आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो ना। दिमाग ऐसा ट्रेंड है ना, मैंने जो समझा है ना, अगर मैं एक एक्सक्यूज पकड़ूंगा ना, दिमाग 10 एक्सक्यूज उसके आगे के सुना देगा। मैं बीटेक हूँ, मैंने एलएलबी हिंदी मीडियम से किया, फिर मैंने हिंदी में ही मेंस का पेपर लिखा। तो अब मैं किसी भी बात को मैं इशू बना लूं कि चलो मैं तो जॉब में हूँ, मेरी एज ज्यादा हो गई है, मैं हिंदी मीडियम से हूँ, कुछ भी मैं बना लूंगा तो और 10 एक्सक्यूज दिमाग दे देगा। और मैंने इसी चीज को पॉजिटिव पकड़ा कि मेरी तो पहली जॉब तो 2009 में बहुत जल्दी लग गई थी, मैंने तो 3 बार सीजीएल निकाला है, तो मैंने जॉब के साथ ही निकाला है। और अब तो फिर भी ऑनलाइन सपोर्ट काफी मिल रहा है, कई सारी कोचिंग ऑनलाइन पढ़ा रही है, तो 2012-13 में तो कोई ऑनलाइन भी नहीं था, मैंने तो बुक से ही पढ़ा है सब कुछ। तो मैंने इस बहाने को मैंने पकड़ के रखा कि मैंने पहले भी तो सेल्फ किया है ना, कि कोचिंग तो तब भी थी, लोग पहले भी कोचिंग से पढ़ रहे थे, बुक वाले पढ़ने वाले पढ़ जाएंगे, तो हम निकल गए। पिछली बार इंटरव्यू में पहुंच गया, 2 नंबर रहा, तो वो 2 नंबर का दुख रहा, लेकिन उसने कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा दिया कि हाँ काम हो जाएगा। किस्मत ने करेक्ट। साथ दिया, 3 साल की वैकेंसी थी तो ज्यादा वैकेंसी थी, तो थोड़ा ये लग रहा था कि ठीक है चलो यार, इस बार तो सुन ही ले भगवान। फिर सुन ली आपके भगवान रैंक के ने। हिसाब से तो कम बहुत। वैकेंसी में भी हो जाता। अब लग रहा है वो, जब तक वो पीडीएफ 1:09 पे जब मैं खोल रहा था ना, तब जब वो देखा मैंने अपना रोल नंबर ना, तब तक मुझे बस यही था कि बस हाथ कांप रहा था। तो जब वो आया ना, तो सबसे पहले तो मैंने बस हो गया, पर रैंक तो बाद में देखी, पहले तो मैंने अपनी पत्नी को बताया, अपने बेटे को बताया, रैंक तो बाद में देखेंगे, मैंने हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, दूसरे एग्जामों की तरह की पोस्ट में अंतर आना है, सबके सब जज बने। करेक्ट। तो हमें तो जो मिला है, जो जैसे भी मिला है, हमारी अपनी जर्नी रही है, तो कोई अफसोस नहीं है। और जो डिफरेंट जॉब्स है मेरी, जो पहली से भी जॉब है, वो उनके बिना ये हो भी नहीं पाता। अब जैसे कई लोग बोलते हैं कि ठीक है ये डिपार्टमेंट, वैसा डिपार्टमेंट सारे अच्छे हैं, जो जो जहाँ पे जो आपको प्रेस्टीज मिल रही है, मतलब इनकम टैक्स में मैं पिछले 9 साल से हूँ, यहाँ पर जो प्रेस्टीज पाई है, जो इज्जत यहाँ पाई है, जो सीनियर्स यहाँ पाए हैं, वो तो अनमोल है, वो फैमिली का हिस्सा है। कोरोना पीरियड में मैं यहाँ रहा, बीमार रहा, तो बहुत लोगों ने मदद करी, और ये तैयारी भी मदद करी ना, जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, नहीं तो इस उम्र में मैं परिवार के साथ में, मैं बेरोजगारी में, तो तैयारी में इस उम्र में सोच ही नहीं पाता। तो ये सही बात। जॉब ही नहीं, इससे पहले वाली सेंट्रल एक्साइज भी, दिल्ली मेट्रो भी, सारे डिपार्टमेंट का योगदान है जो मेरे को यहाँ तक, जो आज मैं इस चीज को अफोर्ड कर पाया। ये तैयारी भी एक लग्जरी है लोगों के लिए, बेचारे नहीं कर पा रहे, जिनके घर में तंगी है ना, वो नहीं कर पा रहे। तो लाखों रुपए फीस जारी है कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो वो कहाँ से करेंगे? और एक बार सही वैकेंसी नहीं बात। आ रही है साल 2 साल, तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है। तो मेरा तो जो अब तक की जॉब्स हैं, वो भी बहुत बड़ा इसके पीछे हिस्सा है कि मैं यहाँ तक टिका रहा इस उम्र राइट। में भी। सही बात है सर। अच्छा, जैसे जो बच्चे हैं या जो लोग तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, इवन डिस्पाइट जॉब या नो जॉब, बीच-बीच में ऐसा नहीं लगता है कि नहीं होगा, या नहीं होगा तो फिर कैसे हो? जैसे आपके पास फिर भी प्लान बी था, लेकिन जो बच्चे हैं जिनको प्लान बी का नहीं है, उनके लिए भी आपकी तरफ से क्या, क्योंकि आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए, मैं सिर्फ जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, हर बार कई एग्ज़ाम्स में नहीं भी पास होते हैं, तो भी ये बहुत बड़ा भय रहता है। जैसे जब हम भी बच्चों को समझाते हैं तो उनको आधे से ज़्यादा वो पूरा 100% इसी डर से नहीं देते हैं कि फेल हो जाएँगे। तो उस जी। वो थॉट प्रोसेस कभी नहीं आया आपके केस में? नहीं, हाँ नहीं आया ये एग्जैक्ट, इसका फिर वही योगदान मेरी जॉब्स को, मेरे डिपार्टमेंट को। जैसे पिछली बार का ही मैं मेंटल पीस बताता हूँ, 30 अगस्त 2022 को पिछली बार वाला रिजल्ट आया था ना, मेरी 21 में एलएलबी कंप्लीट हुई, फाइनल ईयर अपीयरिंग में मैंने दे दिया। और मतलब जो कुछ चीजों का पता नहीं था, कुछ नहीं पता था, तब निबंध के पेपरों के भरोसे हमारा क्लियर भी हो गया।
मेंस क्लियर हो गया। हिंदी निबंध में पिछली बार मेरे 34 नंबर थे, इंग्लिश में 25 नंबर थे, तो निबंध में बहुत अच्छे नंबर थे, तो मैं पहुंच गया। लेकिन 30 अगस्त को रिजल्ट आया, उसी दिन सैलरी का मैसेज आ गया। तो मैंने अपने दिल को यही तसल्ली दी कि ये तो चीज है तेरे पास, बाकी लोगों के पास तो, कईयों के पास ये भी नहीं है, उनका भी तो स्ट्रगल है ना। इंटरव्यू करेक्ट। देने के बाद में ज्यादा उड़ना तो है नहीं किसी को भाई, इंटरव्यू देने के बाद भी तो 3 में से 2 को तो घर ही भेजना है ना। इंटरव्यू देना तो सक्सेस है नहीं। तो ये नहीं सही आया बात। कभी भी कि नहीं होगा तो क्या होगा, तो जॉब है वो चलती रहेगी। वो राइट। नहीं है लोगों के पास, ये भी नहीं है, इसके लिए भी लोग मर रहे हैं। हम जब 12-13 में देते थे तो वैकेंसी की संख्या भी सीजीएल में ज्यादा होती थी, अब सीजीएल में वैकेंसी भी कम हो गई है। तो अभी जी। सीजीएल का भी कंपटीशन बहुत टफ हो गया है, और भी कंपटीशन का सबका टफ हो गया है। भर्ती प्रक्रिया कई कई साल चल रही है, कई राज्य सरकारों में कई जगह पे लिटिगेशन आते हैं, तो जॉब लगना बहुत मुश्किल है। जैसे हम 22 साल की उम्र में लग गए, अब मतलब 22 साल की उम्र में जॉब लगना अब एक महाभारत है। ग्रेजुएशन होते होते फिर 1-2 भर्ती में नहीं हुआ तो 25-26 का तो आदमी वैसे ही हो जाता है। सही तो बात अब है। ये हर आदमी की अपनी अपनी जर्नी है, अपनी अपनी कहानी है। तो मेरे और जो छोटे भाई बहन है, या तो भाई अगर परिवार की गुंजाइश नहीं है, और परिवार की गुंजाइश केवल पैसे से नहीं होती, वो दिमाग से भी होती है। पैसा तो बहुत है, लेकिन अब वो परिवार टोंट करता है, ताने मारता है। परिवार खुद का बाप नहीं करता तो चाचा कर देता है, मौसा कर देता है, मामा कर देता है। ये तो इंडियन सोसाइटी तो ऐसी जहर है ना, जो बच्चों को पढ़ने कहाँ देती है। मैं मतलब मेरे तो ऑफिस में भी कई जूनियर्स हैं, कजिन्स हैं, तो मुझसे आज तक कभी किसी ने ये सवाल नहीं किया कि भैया हम ये सिलेबस को कैसे हैंडल करेंगे, या हम नॉन मैथ बैकग्राउंड के हैं तो मैथ कैसे पढ़ेंगे, ये कैसे करेंगे। ये सिलेबस की कोई स्ट्रेटेजी कभी पूछी नहीं किसी ने। सबने यही पूछी कि हम रिश्तेदारों को जो बैठे हैं हमारे को डसने के लिए, इन सांपों से कैसे बचें। तो अब मैं इसका तो क्या ही करूं। तो इसके तो दो ही है भाई, एक तो अपनी तैयारी का ढिंढोरा नहीं पीटना है, पता नहीं लगना चाहिए किसी को क्या तैयारी करो, चुपचाप करते रहो। और अगर परिवार में बहुत ज्यादा दिक्कत है किसी भी तरह की ना, सबसे पहले एक कोई भी छोटी मोटी नौकरी पकड़ो। डरो नहीं कि ये छोटा एग्जाम है बड़ा एग्जाम, कोई एग्जाम छोटा नहीं है आज के टाइम पे। क्योंकि जब जब कंट्रोल तुम्हारे हाथ में आएगा ना चीजों का, जब जब तुम कमाने लगोगे, तभी चीजों की मतलब बिल्कुल जिंदगी की लगाम जिसको कहते हैं ना, वो तुम्हारे हाथ में है, तब डिसीजन तुम लोगे। फिर तुमको ये जुडिशरी वो जुडिशरी कुछ भी देना है देते रहो, कई साल तक देते रहो, कोई नहीं पूछने वाला। लेकिन जब बैठ करके तैयारी करोगे तब सब सवाल करेंगे कि बैठ के तैयारी कर रहा है ना वो। अब हर एक आदमी की अलग जर्नी है। तो मुझे हालांकि बहुत लंबा समय मैंने देखा नहीं, तो मैं तो 1 साल में ही जब ग्रेजुएशन के बाद नौकरी लग गया था। लेकिन फिर भी मैं और लोगों का देखता हूँ ये तकलीफ है। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। अब वो कैसे होंगे, जॉब से होंगे, प्रैक्टिस से होंगे, कहीं पढ़ाने से होंगे, नेट भी एक ऑप्शन रहता है एलएलएम करने के बाद, वो सबका अपना अपना है, वो सब अपने अपने डिसीजन लेंगे उसमें। और जैसे कोई भी जॉब का है, चाहे इस आरजेएस का है, किसी भी अन्य जॉब का है, तो इतना तो क्या विवेकशील हर इंसान को होना चाहिए ना, वो अपना भला बुरा तो सोचे। बस जिद सही करके बात। किसी बात के पीछे ना पड़ जाए, भाई मेरे को तो यही करना है, मैं तो इसको कुछ करूंगा ही नहीं। तो अपना विवेक देखो। और वो क्या है कि कई बार वो जिद बड़ी हार्मफुल हो जाती है ना, नहीं होता मतलब होने के बाद सब अपने हैं, नहीं होने वाले का कोई अपना नहीं, कोई अपना नहीं है। तो इसलिए सिलेक्शन लेना है तो उसका बैकग्राउंड है कि जैसे पहले अटेम्प्ट में नहीं हुआ, दूसरे अभी मुझे इस बार इंटरव्यू में एक सर मिले, मुझे शायद उनका हुआ है, मैंने कहीं फोटो देखी है, बट उनका इंटरव्यू का चौथा अटेम्प्ट था। अब चौथे अटेम्प्ट का आप मतलब समझ लो कि वो 2018 वाले में भी थे, 19 वाले में भी थे, 21 वाले में भी, वो 3 साल में आई, 24 में वैकेंसी। तो इतनी लंबी जर्नी के पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड तो रहा होगा, या तो वो खुद हैं या उनके मम्मी पापा हैं, फैमिली में कुछ है उनके पीछे। अब इतना बैकग्राउंड पीछे कोई देखने के लिए है तो ठीक है, नहीं है तो मेरी तरफ बैकग्राउंड बनाओ पहले अपना, फिर उठाओ सही अपने भार बात है। खुद। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होना जरूरी है। आप जितना जल्दी हो सके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे तो दूसरा सामाजिक व्यवस्थाओं से जो दबाव आता है उससे फ्री माइंड होके पढ़ सकते हैं। जी, वो घर तो छोड़ना पड़ेगा। वो आप नौकरी एक बार लग जाएंगे ना, फिर उसके बाद गोपनीयता सबसे जरूरी है। क्योंकि ये जो इंडियन सोसाइटी में जो ये इस तरीके के लोग हैं ना, जो ऊर्जा चूसते हैं, एक जो ताने मार मार के, ये केवल एक बकरा ढूंढते हैं। जैसे ही 19-20 साल का इनको कोई लड़का मिला ना, फिर वो लग गया, मान लो कहीं पे लग गया, क्लरिकल पोस्ट में लग गया, फिर वो सोचेंगे अरे यार ये तो लग गया, अभी दोबारा कोई 17-18 साल का नया बकरा ढूंढते हैं, फिर वो आपके छोटे भाई को पकड़ेंगे, तो आप तो छोड़ देंगे। आप चुपचाप एक कोने में चले जाइए, किसी को पता मत लगने दीजिए आप क्या करेंगे, फिर तभी हो सकता है सिलेक्शन। आपने अगर ढोल पीट दिया ना कि मैं तो आरजेएस करूंगा, मैं तो आरएएस करूंगा, मैं आईएएस करूंगा, तब तो बन लिए, फिर दिक्कत है बहुत बड़ी। सही बात है। तो आप फोकस्ड रहें, ज्यादा लोगों से शेयर ना करें, बस अपनी तैयारी पे ध्यान रखें और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के साथ साथ तैयारी करेंगे तो थोड़ा माइंड फ्री होके करेंगे। जी, और कोई भी अगर आपको करना है बड़ा सपना अपनाना है, तो एक्सक्यूज मत बनाइए। बस फिर प्रिपरेशन में आप जैसे ही एक एक्सक्यूज आया ना, फिर ढह गई दीवार खूब सारी। जैसे अभी ना बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ा डाइवर्जन है।
तो उससे आप कैसे बचते हैं? जैसे बहुत सारे लोग हैं फेसबुक पे रील्स देखते रहेंगे, यूट्यूब पे रील्स, हर चीज़ पे रील्स आ चुकी है अब तो। टिकटॉक हटा उसके बाद सब पे ही रील्स आ चुकी है, तो उसका आपको उससे उसका डायरेक्शन में उस डायरेक्शन में कोई डाइवर्जन नहीं है? जी, फेसबुक और इंस्टा वगैरह तो मैंने क्या है 3-4 साल पहले ऐसे ही डिलीट कर दिया था। किसी ने साइट वाइट हैक कर ली थी, फिर वही कुछ अश्लील वीडियो वगैरह चला दिए थे, तो फिर मैंने डिलीट ही कर दिया। मैंने कहा ये बड़े पंगे की चीज है। थोड़ा उस समय तक क्या लॉ में एडमिशन भी ले लिया, तो समझ में आ रहा था यहाँ फंसे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। तो फिर इंटरेस्ट ही खत्म हो गया फेसबुक वगैरह में। फिर क्या है, जो उम्र के साथ जो मैंने जो पाया ना, जो जैसे, तो वो मैंने देखा कि ये टोटल एक्ट, वो जो हमारे ग्रोवर साहब है ना, शार्क टैंक वाले, दोगलापन। सोशल मीडिया भयंकर दोगलापन है, वहां पे बिल्कुल मजा आता ही नहीं। असलियत में मैं आदमी को जानता हूँ और सोशल मीडिया पर कुछ और है। तो फेसबुक इंस्टा वगैरह तो मैंने डिलीट कर दी। हाँ, यूट्यूब पे काफी कुछ मिल जाता है, गाने वगैरह सुन लेते हैं, वो इतना ज्यादा नहीं। उसको मतलब कंट्रोल में ठीक है चीजें। पर बिल्कुल भी कर देंगे तो फिर जैसे कर भी दिया, सब मोबाइल स्विच ऑफ भी कर दिया, अनइंस्टॉल भी सब कुछ चीजें कर दी, लेकिन दिमाग में अरे यार यूट्यूब पे वो करना है, एक पिक्चर नहीं देखनी है, इस पे एक नहीं। अब फिर वो तो कंसंट्रेशन तो पढ़ाई में नहीं बन रही ना, फिर फायदा क्या उस चीज का। तो वो सब कुछ संतुलित तरीके से करना है। 5-6 घंटे अगर बुक से पढ़ पा रहे हैं किसी भी तरह से, बाकी कोचिंग वगैरह और मॉक टेस्ट वगैरह देना ये अलग है। अगर 5-6 घंटे बुक से पढ़ पा रहे हो तब ठीक है, फिर मेरे हिसाब से रीजनेबल है कम से कम। ये मतलब बहुत यूपीएससी और आरएएस का तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उन दोनों की मैंने तैयारी करी नहीं, बट सीजीएल वगैरह या स्टेट गवर्नमेंट के अन्य कोई जूनियर पोस्ट के जितने भी एग्जाम है, मेरे भाई वगैरह करते रहते हैं, तो उसका पता है। और अब आरजेएस में भी बड़े लोगों के आशीर्वाद से अब सेलेक्ट हो गया हूँ, तो आरजेएस का भी 6 घंटे अगर बुक से पढ़ना है। मैं बार बार बुक से पढ़ने पे जोर इसलिए दे रहा हूँ कि कई फिर वो एक्सक्यूज जब गिनने वाले बच्चे होते हैं ना, वो क्या 3 घंटे कोचिंग चले गए और एक मॉक टेस्ट लगा लिया, उनके हो गए 6 घंटे पूरा, दिन भर में डायरेक्ट उठाया ही नहीं उन्होंने। तो भाई वो 6 घंटे में नहीं गिनना है, 6 घंटे बुक से हाँ, पढ़ना है, डायरेक्ट पढ़ना है। बिल्कुल, बिल्कुल तो इन जैसे आप सोशल मीडिया पे भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं या जॉब भी कर रहे हैं, फिर उसके साथ एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो कूल ऑफ होने के लिए या कभी थोड़ा-सा ऐसे ही शौकिया तौर पे या हॉबी के तौर पे व्हाट आपका क्या मतलब क्या डाइवर्जन रहता था? अ, बस, तो क्या फोकस ही है, बस करना ही है। क्या एक तो ये बात है, और बाकी फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है। ये मतलब भगवान का कोई आशीर्वाद है, पिछले जन्म के कोई पुण्य है। इस जन्म में तो अभी तक ऐसा कुछ बड़ा करने का मौका नहीं मिला कि कुछ भला किया हो, तो फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा। और आज से नहीं, 2011 में, जैसे अपने तो क्या है मिडिल क्लास ग्रामीण बैकग्राउंड में, तो नौकरी लगती है उसका सबसे पहला काम होता है शादी का। तो 2009 में लगा, तो 11 में शादी हो गई। तो 11 से और 14 हो गए 13 साल। तो 13 साल में मेरा वो ऐसा लगता है कि 1300 बार मैं गुस्से का सैलाब आया होगा और मेरी पत्नी ने रोका होगा। तो ये कोई पिछले जन्म के पुण्य थे जो ऐसी जीवन साथी मिली, और जिन्होंने जो मतलब, जो कहते हैं ना, जो हम चुटकुले में कई सुनाते हैं कि हम महादेव के भक्त हैं, बस हमारा कंठ ही नीला नहीं हुआ, विष बहुत पिया है। तो बहुत विष पिया है उन्होंने, आज उनका बस वो मतलब वही, बस मैं जो बता रहा हूँ कि एक तो वो है, और जो सपोर्ट है पिछले कई सालों से, जो इनकम टैक्स के ऑफिसर हो गए, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तो ये सब लोगों को आज क्या है बताने का मुंह हो गया। नहीं तो क्या है, हम भी जैसे, हमें भी कोई बताता था ना कि मेरा 1 नंबर से रह गया, 2 नंबर से रह गया, हमें भी सोचता था ये झूठ बोल रहा है। तो हमने भी पिछली बार 2 नंबर से नहीं हुआ ना, तो किसी को नहीं बताया, क्योंकि हमें भी लगता है ये मानेगा थोड़ी, लगेगा, और उसकी कोई इज्जत नहीं ना। हम जरा सी क्या इज्जत के लोभ में कि हम बता देते हैं, अरे भाई हमारा मेंस हो गया, प्री हो गया, इससे कुछ नहीं। जब तक नाम के पीछे आरजेस नहीं लगे ना, इतना बताना नहीं किसी को। तो राइट। कूल ऑफ होने के लिए तो एक तो फैमिली सपोर्ट है, दूसरा थोड़ा गाने वाने सुन लो और फोकस्ड रहना है। मेन बात ये है कि कूल ऑफ का मतलब ये बिल्कुल सही है कि इसमें तैयारी का मत बताओ। सबसे पहले तो मूड, लोग क्या मूड खराब करेंगे आपका, जानबूझ के ना आपका फोकस हटाएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये, हरेसमेंट ना, मेंटल हरेसमेंट जो लोग करते हैं, सभी लोग हैं उसमें, हर तरह के लोग हैं, करेंगे। उसका तो सबसे पहला तो उपाय ये गोपनीयता बनाए रखो। क्यों बताना तैयारी का, क्या मिल जाएगा मतलब। तैयारी करने वालों की इज्जत नहीं होती है, वो उनको ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने वहां का फॉर्म भर दिया, उससे कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले तो गोपनीयता है, फिर अपने गाने आने सुनो, और फिर फोकस्ड है बस हर चीज का। क्या ज्यादा बात नहीं करनी है किसी से, ज्यादा उलझना नहीं है, बहस में नहीं पड़ना है, अपने दिमाग को बस। वो एक बहुत फेमस सर है अपने राजस्थान के ही, स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी में पढ़ाते हैं, मैं नाम भूल रहा हूँ सर का, बट वो राजस्थानी में मतलब जीके पढ़ाते हैं। तो उनका एक वो एक रील है, उसमें वो एक किस्सा सुनाते हैं कि एक राजा, जो मेड़ता के राजा जा रहे थे, तो उनको डकैतों ने रोक लिया। तो हार के जा रहे थे अपनी सजा, चित्तौड़गढ़ में राजा की मदद करने जा रहे थे, तो डकैतों ने मांगे सोना वोना उनसे, तो उनके सेनापति ने राजा की तरफ देखा। फिर हरियाणा, वो अपने राजस्थान में पूछा कि राजस्थानी लैंग्वेज में, कठे उठे, तो उसने कहा उठे, तो तुरंत उसने सरेंडर कर दिया। फिर डकैत ने पूछा क्या बात हुई, बोले तू भाई जा, बात क्या हुई। वो सर का है रील, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, मौका मिलेगा तो मिलूंगा उनसे।
तो जी फिर जी उन्होंने कहा भाई हमारी बात ये हुई कि लड़ाई यहाँ करनी है कि वहां करनी है, तो मेरे राजा ने कहा वहां करनी है, कहाँ चित्तौड़गढ़ में करनी है, तो लड़ाई तो होगी तो फिर अब आरजेएस का एग्जाम नहीं होगी, बाकी यहाँ लोगों से क्या लड़ाई करनी है, लड़ाई की जी जरूरत ही नहीं है ना, रिजल्ट आ गया होगी लड़ाई खत्म खेल। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर। तो बहुत-बहुत सर थैंक यू सो मच हम आप हमारे से जुड़े और बच्चों को आई बिलीव बच्चों को स्पेशली जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ अटेम्प्ट दे रहे हैं उन बच्चों को बहुत ज़्यादा और जो एक सर्टेन टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और उसके बाद इंटरव्यू निकालेंगे या एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे उनके लिए और सिर्फ आरजेएस नहीं बाकी सारे एग्ज़ाम के लिए उनको बहुत ज़्यादा आपसे सीखने को मिलेगा, आपकी जर्नी से सीखने को मिलेगा। सो थैंक यू सो मच नवीन जी फॉर जॉइनिंग अस एंड कांग्रेचुलेशंस वन्स अगेन। थैंक यू, थैंक यू। और जो भी कोई मेरे भाई बहन इस बार नहीं हो पाए, उनको ऑल द बेस्ट। है बुरा टाइम है, निकलेगा। कमजोर नहीं पड़ना है किसी के सामने, जिसके सामने कमजोर पड़ गए ना वो ब्लैकमेल करेगा। ये भी मेरी लाइफ का लेसन है, कमजोर नहीं पड़ना है, अगली बार के लिए करना है। अभी वैकेंसी आ जाएंगी, और अगर एज अलाउ करती है किसी की तो एक दो स्टेट का पेयर बना के काम करो। जी सर। बाकी हो गया, जब किस्मत में होगा तो मेरी तरफ बहुत अच्छी रैंक से हो जाएगा, जो एक दो तीन नंबर से रह गए अगली बार में हो सकता है बहुत टॉप की रैंक आ जाए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल सर, राइट सर। थैंक यू सो मच थैंक यू। नवीन जी, थैंक यू सो मच।